Kheda or Kaira movement as first impact of First World War, emergence of Gandhiji, concept of Satyagraha, Champaran movement, and Kheda or Kaira movement. So, what is Kheda or Kaira movement? Or write anything you know about Kheda or Kaira movement. The Kheda or Kaira movement took place in 1918 in the Kheda district of Gujarat under the leadership of Mahatma Gandhi with the support of leaders like Vallabhbhai Patel. सो खेदा मूवमेंट होता है, या तो खेदा कहो या तो कायरा मूवमेंट। 3 सत्याग्रह मूवमेंट होते हैं, खेदा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट एंड चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट होता है, गांधी जी का सत्याग्रह का फर्स्ट मूवमेंट होता है, एंड खेदा मूवमेंट सेकंड होता है मे बी, एंड अहमदाबाद थर्ड। जो खेदा मूवमेंट है वो 1918 में होता है, खेदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में। एक था, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट था? चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वो बिहार में था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का था। बट अब बाकी जो दो है, खेदा एंड अहमदाबाद, वो दोनों गुजरात के डिस्ट्रिक्ट से। ओके, सो खेदा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है। तो गुजरात में जो ये खेदा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उस वहाँ पे 1918 में एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है खेदा मूवमेंट या कायरा मूवमेंट। और उस वक्त लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, मतलब वो दोनों ने मिलकर क्या किया था? वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स और महात्मा गांधी, उन सब ने मिलकर क्या किया था? खेदा मूवमेंट किया था 1918 में इन द डिस्ट्रिक्ट, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो पीजेंट्स थे, खेदा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे वो हैवी क्रॉप फेलर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ड्रॉट हो रहा था, फमाइन हो रहा था। ठीक है, और साथ साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फुल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, फुल लैंड रेवेन्यू थोप के रख दिया था उन्होंने। तो गांधी जी ने गाइड किया पीजेंट्स को कि एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करो, डिमांडिंग रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव। सो गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर ये खेदा मूवमेंट किया, क्योंकि वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स को क्रॉप फेलर झेलना पड़ रहा था, ड्रॉट हो रहा था, जमीन बंजर पड़ रही थी, साथ साथ में फमाइन भी चल रहा था। ठीक है, अब भूखमरी भी चल रही थी, साथ साथ में ड्रॉट भी पड़ा हुआ था, जमीन बंजर भी हो रही थी। तो क्या हो रहा था कि जमीन बंजर होने के साथ साथ, भूखमरी होने के साथ क्या हो रहा था कि अब मतलब ऐसा होगा, जमीन बंजर होगी तो खेती कहाँ करेंगे, राइट। सो ड्रॉट फमाइन दोनों की वजह से क्या हो रहा था कि क्रॉप फेल हो रहा था, क्रॉप फेलर हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा जो फसल था वो खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा फसल उगाई नहीं, कुछ फसल खराब हो गए, तो इसकी वजह से क्रॉप फेलर हुआ था, मतलब क्रॉप्स उगे ही नहीं थे, बहुत कम क्रॉप्स उगे थे। तब जब क्रॉप्स कम हो गए थे तो फार्मर्स को वैसे ही लॉस हो रहा था, क्योंकि क्रॉप्स कम हो गए, खाएंगे कैसे? जितने में खरीदा उतना तो उगा ही नहीं, और साथ साथ में चला भी गया, जितना पैसा था वो तो चला ही गया, अब कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा, क्योंकि क्रॉप्स तो उगे ही नहीं। क्रॉप्स तो ड्रॉट की वजह से बंजर हो गया ज़मीन, तो क्रॉप फेल हो गए, मतलब कि क्रॉप्स उगे नहीं, बुरे हो गए या बिगड़ गए, फेलर हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि और इतना ये सब कुछ चल रहा था। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि फुल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो लोग। अब ऐसे ही यहाँ पे फार्मर्स, पीजेंट्स खाना नहीं मिलने की वजह से मरने वाले हैं, कि मतलब क्रॉप्स उगा नहीं पा रहे तो मरने वाले हैं, ड्रॉट की वजह से क्रॉप फेल हो गए तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो सफ़र कर ही रहे थे कि ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या कर दिया, फुल लैंड रेवेन्यू लगा दिया। अब आधा देना होता तो भी वो टैक्स पे कर पाते ना, उतना तो उनके पास ज़मीन में उतनी खेती तो उनके पास उगी ही नहीं है जितना वो अब लैंड रेवेन्यू टैक्स पे कर पाए। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल लैंड रेवेन्यू पे कर सके। तो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ का प्रॉब्लम जानने के बाद गांधी जी ने जो पीजेंट्स थे उन लोगों को गाइड किया, एक नॉन वायलेंट, बिना युद्ध झगड़ा मत करो, शांति से सुलझाने की कोशिश करो, नॉन वायलेंट सत्याग्रह लंच करो, जिसकी वजह से तुम्हें मदद मिलेगी कि तुम लोग यहाँ पे ये कम घटाने के लिए ये स्टार्ट करो, मतलब
जो टैक्सफुल लैंड रेवेन्यू है उसको कम कराने की मांग करो, डिमांड करो कि जब तक मेरा सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो जाता, जब तक ये ड्रॉट ख़त्म नहीं हो जाता, फमाइन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है उसको रोक दीजिए। इस बात की डिमांड करो, डिमांडिंग अ रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव। फिर क्या करते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं वो पीसफुली रिफ्यूज़ कर देते हैं टैक्स पे करने के लिए। पहला काम क्या करते हैं, गांधी जी के ऐसा कहने के बाद जो पीजेंट्स होते हैं वो टैक्स पे करने के लिए मना कर देते हैं पीसफुली, ओके, युद्ध करके नहीं, झगड़ा करके मैं टैक्स पे नहीं करूँगा, वैसे नहीं, शांति से वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह देते हैं कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्पाइट मेजर प्रेशर्स, ओके, डिस्पाइट मेजर प्रेशर्स द गवर्नमेंट फाइनली अग्रीड टू सस्पेंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स देने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होने के बाद, गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा प्रेशर दिया पीजेंट्स ने, फिर उसके बाद क्या किया कि गवर्नमेंट फाइनली अग्री कर गई कि वो लोग लैंड रेवेन्यू को सस्पेंड कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को वो लोग सस्पेंड कर रहे हैं। एंड जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन उनकी जब्त कर ली गई थी, उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को भी वो लोग वापस कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि पीजेंट्स ने पीसफुली उनको टैक्स पे करने से मना कर दिया। एंड बहुत सारे उन्होंने ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से बहुत सारे युद्ध तो नहीं किया बट शांति से बहुत सारा कुछ रैली वगैरह निकाला होगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली अग्री कर गए कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, एंड जो जब्त किया गया ज़मीन प्रॉपर्टी था वो भी वापस कर देंगे। सो खेदा मूवमेंट क्या हाईलाइट करता है कि सत्याग्रह, रूरल इंडिया में सत्याग्रह कैसे चला, सत्याग्रह कैसे अपनाया गया, उस चीज़ को हाईलाइट करता है। एंड इवन गांधी जी के पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करता है एज अ लीडर। सो द थर्ड वन इज अहमदाबाद मूवमेंट। सो चंपारण में क्या होता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड कायरा में क्या होता है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो फॉरेनर्स के विरुद्ध लड़ा गया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में डायरेक्टेड किया गया एक मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट एंड कायरा मूवमेंट, ठीक है। In Champaran and Kaira, Gandhiji's satyagraha was directed against the foreigners or the British rulers or the British government. But जो अहमदाबाद में हुआ था वो किसी भी फॉरेनर्स के विरुद्ध लड़ने वाला युद्ध नहीं था, वो इंडियन के लिए ही, इंडियन और इंडियन से झगड़ा कर रही है वैसा वाला था। मतलब गुजरात में अहमदाबाद है तो गुजरात के लोगों से ही खफा हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। क्या होता है कि अहमदाबाद में जो कंटेंडिंग पार्टीज़ है इंडिया, जो गुजरात में अहमदाबाद में कंटेंडिंग पार्टीज़ क्या थे, उस वक्त जीते हुए पार्टीज़ थे इंडियन, वहाँ पे जो राज कर रहा था गुजरात के उस इलाके में इंडियंस ही राज कर रहे थे, इंडियंस का ही रूल था, पार्टिकुलरली गुजरातियों का ही रूल था। सो कंटेम्पोररी इंडिया में क्या होता है, गुजरात को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जो कंटेम्पोररी इंडिया में गुजरात वाज आल्सो नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ था, ओके, बिकॉज एज इट हैज़ सेट अप गुड नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत अच्छे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे थे, पार्टिकुलरली कॉटन मिल्स वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती थी। गुजरात महाराष्ट्र इलाके में कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। सो गुजरात में एज कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है तो कॉटन मिल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। सो गुजरात को उस कंटेम्पोररी उस वक्त के इंडिया में गुजरात को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, एज इट हैज सेट अप गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिकुलरली कॉटन मिल्स, ओके। सो ड्यू टू द राइजिंग प्राइसेस एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, सो प्राइसेस बढ़ रहे थे, प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ जो पुअर लिविंग कंडीशंस थे गुजरातियों की, उसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि जो वर्कर्स थे वो उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वेज है, उसमें वो बढ़ावा करने की डिमांड करते हैं। गुजरात के जो कॉटन मिल्स के ऑनर्स थे, उन कॉटन मिल्स के ऑनर्स को डिमांड करते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग कि
हमारी सैलरी थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि सामान का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, हमारा इतना कंडीशन नहीं है, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि सामान का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो उसी सैलरी में हम लोग सब कुछ खरीद के मैनेज नहीं कर पाते। अभी तो थोड़ा प्राइस वेज हमारा बढ़ा दो, थोड़ा सैलरी हमारा बढ़ा दो, क्योंकि सामान महंगा होता जा रहा है, इसीलिए वो लोग प्राइस बढ़ाने, उनका वेज बढ़ाने की बात करते हैं। बट जो मिल ऑनर्स होते हैं वो उनके डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये एक कन्फ्लिक्ट को राइज करता है। इट लीड्स टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। जो ऑनर है, ऑनर एंड वहाँ पे काम करने वाले लेबर, कैपिटल एंड लेबर के बीच में एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जितना काम वो लोग कर रहे थे, लेबर्स जितना काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल नहीं रही थी। गांधी जी ने फिर वहाँ पे हस्तक्षेप किया, ही इंटरवेंड एंड गाइडेड द वर्कर्स। फिर उन्होंने गाइड वर्कर्स जो थे, वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनको उन्होंने गाइड किया, मार्गदर्शन किया और उनको कहा कि एक पीसफुल एंड नॉन वायलेंट स्ट्राइक करो तुम लोग, एक पीसफुल एंड नॉन वायलेंट स्ट्राइक करो तुम लोग, जो कि डिसिप्लिन, यूनिटी और नॉन वायलेंस को एम्फसाइज करने वाला होना चाहिए। मीन्स मतलब कि एम्फसाइजिंग डिसिप्लिन, यूनिटी एंड नॉन वायलेंस। ओके, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड नॉन वायलेंस को लेकर चलो तुम लोग, एक नॉन वायलेंट स्ट्राइक तुम लोग शुरू करो जहाँ पे वर्कर्स के अमोंग, ठीक है, वर्कर्स के अमोंग ये चीज़ तुम लोग करना। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ऐसा रैली वगैरह कुछ निकाला, स्ट्राइक्स वगैरह उन्होंने किया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो मिल ऑनर्स थे वो लोग मान गए, उनको एक मतलब ग्रांट, जो वेज था उनका, जो सैलरी था उसे बढ़ाने के लिए मान गए। Among the workers, as a result, mill owners agreed to grant a wage increase to the workers. वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए वो लोग मान गए। थैंक यू।